हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 से नागार्जुन जी द्वारा लिखित चैप्टर बच्चे की दंतुरित मुस्कान लेकर के आए हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें एक बच्चे के बारे में वर्णन किया गया कि एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो कैसे घर में खुशियाँ फैल जाती हैं, कैसे लोग उसको बार बार छूने का प्रयास करते हैं, बार बार देखने का प्रयास करते हैं और उसकी एक मुस्कान से लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तथा जैसे ही बच्चा रोने लगता है, उसके रोने से सब दुखी हो जाते हैं और उसको तरह तरह से मनाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में नागार्जुन जी ने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। तो चलिए नागार्जुन जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका जीवन परिचय। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता, जो अब कोलकाता हो गया है, गए। 1336 ईस्वी में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़, घुमक्कड़ी का मतलब देश विदेश की यात्रा करने वाले, घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी अर्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। मैंने बताया आपको, घुमक्कड़ी का मतलब यात्रा करने वाला। तो इन्होंने भारतवर्ष की कई बार यात्रा की। सन 1998 में इनका देहावसान हो गया। नागार्जुन जी की प्रमुख कृतियां हैं युगधरा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित हुआ है। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाने पड़ा का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया। देखिए 1998 लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के बाद देखिए 1938 में स्वदेश लौट आए, उसके बाद 1998 में इनका देहावसान हुआ। तो हमारा देश 1947 में अंग्रेज़ों से युद्ध करना शुरू किया, उनकी गुलामी को कबूलना बंद किया, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद 1950 तक संघर्ष करते रहे पूरी तरीके से। अंग्रेज़ों को गणतंत्र दिवस तक हम लोगों ने अपने देश से भगा पाए। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये राजनीति में आगे थे, गांधी जी के साथ और क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर चले, जिसकी वजह से इन्हें कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। अर्थात कहने का मतलब है अंग्रेज़ों की गुलामी से इन्हें जूझना पड़ा। आगे देखते हैं क्या होता है। राजेंद्र पुरस्कार, राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। इनकी कुछ कविताएं बांग्ला और संस्कृत भाषा में भी है। तो इन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा पे तो इनकी पकड़ ही थी, साथ ही साथ इन्होंने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं, यानी मातृभाषा मैथिली में, उनकी मातृभाषा मैथिली थी और उनकी जो ये कृतियाँ हैं वो यात्री के नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर थे। व्यंग का मतलब होता है टीका टिप्पणी करना, सही गलत को लोगों तक पहुँचाना। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। इसी वजह से उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। आधुनिक का मतलब आज के समय के कबीर। कबीरदास जी के बारे में आपको पता ही है कि वो समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति के प्रति उन्होंने व्यंग प्रदर्शित किया, चाहे मुस्लिम हो। वो आपको पता ही है, वो हिंदू परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन मुस्लिम ने उन्हें पाला पोसा था। तो उन्होंने हिंदुओं को भी प्रताड़ित किया, मुस्लिमों को भी प्रताड़ित किया अपनी कलम के माध्यम से। उनके शिष्य वो जो बोलते गए, उनके शिष्य उसको लिखते गए। उसी प्रकार से ये नागार्जुन जी आधुनिक
कबीर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने भी व्यंग अपने प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्य दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। जन कवि का मतलब होता है जनता का कवि, अर्थात कहने का मतलब जो जनमानुष के बीच में रह करके उनकी भावनाओं को समझे और उनको कलम के माध्यम से प्रस्तुत करे। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। अब देखिए जो इन्होंने लिखा है, यह दंतुरित मुस्कान। कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। ये तो पहला था दंतुरित मुस्कान का। दूसरा जो इन्होंने लिखा है वो फसल है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तथ्यों का योगदान होता है, इसे नागार्जुन जी ने बताया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। अर्थात किसी नई चीज़ का सृजन करना है तो प्रकृति और मनुष्य, प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों का मनुष्य यदि सफलतापूर्वक पालन करेंगे, नियमबद्ध रूप से पालन करेंगे, तो उन्हें सृजनात्मक तरीके से सफलता प्राप्त होगी। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। इसे कहने से कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये समझने वाली बात है कि ये जो इनकी कविता है वो हमें कृषि की औद्योगिकरण में उसके और निकट लाने का प्रयास करेगी। तो चलिए पहले देखते हैं यह दंतुरित मुस्कान। तो कहते हैं यह दंतुरित मुस्कान में यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखो क्या कह रहा है, एक पिता है अपने बच्चे को देखकर कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ पे नागार्जुन जी कहते हैं कि एक पिता जो है अपने बच्चे को देखता है उसके जन्म होने के बाद, तो कहता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। देखा होगा एक बच्चा जो होता है तो जब वो जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसके दो दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो उसी जब वो हंसता है तो उसके दोनों दांत दिखाई देने लगते हैं, दो ही दांत होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसके दांत बढ़ने लगते हैं। फिर एक समय आता है फिर उनके सारे दांत आ जाते हैं, पुराने दूध के दांत टूट जाते हैं। फिर नए दांत 14 वर्ष की अवस्था तक, नियर अबाउट 14 ईयर्स तक नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो बता रहे हैं जो एक बच्चा जन्म लिया उसके दूध के जो दांत हैं वो कैसे हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, जब तुम हंसते हो तो तुम्हारे दूध के दांत सामने दिखाई देते हैं। मृतक में भी डाल देगी जान, और उस चेहरे को, तुम्हारी हंसी को यदि कोई मरा हुआ मुर्दा व्यक्ति भी देख ले तो वो जिंदा हो सकता है। ऐसा एक पिता अपने बच्चे को देख करके अपने मन में सोचता है कि इसकी जो मधुर मुस्कान है, जब ये हंसता है तो इसके दोनों दूध के दांत दिखने लगते हैं, और उस सुंदरता को यदि कोई मृतक व्यक्ति भी देखे तो वो जीवित हो सकता है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल गए जलजात। कहते हैं कि धूल धूसर से भरा हुआ तुम्हारे ये गात, जिस प्रकार से किसी तालाब में कोई कमल होता है या कोई फूल है, पुष्प है, खिलता हो, और वो तालाब छोड़ करके किसी झोपड़ी में या किसी ऐसे स्थान पर आकर खिलना शुरू हो जाए जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये इतनी, नागार्जुन जी कहते हैं कि इतना बड़ा सुख तुमने मुझे अपने जीवन में दिया है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। एक पिता के लिए एक बेटे का जन्म और उसका बेटे के जन्म से एक पिता की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि परिवार में एक बेटे का जन्म होता है या एक बच्ची का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, बेटे या बेटी का, तो पिता को अपने वंश को बढ़ाने का जो सपना होता है उसका, या अपने वंश को आगे
अपने जैसे उनके पूर्वज करते चले आए हैं उस क्रमबद्ध पंक्ति को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। दूसरा, वो पिता की एक इच्छा होती है कि जो वो जीवन में जो चीज़ हासिल नहीं कर पाया परिस्थितियों की वजह से या किन्हीं कारणोंवश, तो वो अपने बच्चे से वो उम्मीदें लगाता है कि मेरा बच्चा आने वाले समय में जब उस काबिल बनेगा, जब शिक्षा ग्रहण कर लेगा, ज्ञान प्राप्ति कर लेगा, तो वो उसे वो काम करेगा जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा था कि उन्हें करना है। क्यों? क्योंकि वो भी उनका अंश है। तो ऐसा ही कुछ नागार्जुन जी पिता के माध्यम से सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जा, मानो सा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से तालाब में एक फूल पुष्प खिलता है वो उस तालाब से रूठ गया हो और किसी ऐसे स्थान पर खिल रहा हो जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो, ठीक उसी प्रकार से मानो सा प्रतीत हो रहा है कि खुशियाँ खुद ही मेरी झोपड़ी में दस्तक दे रही हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श को यानी तुम्हारे जीवन को देख करके मेरे जीवन में पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहते हैं कि तुम्हारी सुंदरता को, तुम्हारे रूप को, तुम्हारे दंतुरित मुस्कान को देख करके कोई शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कठोर से कठोर व्यक्ति हो वो भी पिघल सकता है। कोई, कहने का इनका तात्पर्य है कि कठोर से कठोर व्यक्ति भी, जिसका हृदय बहुत कठोर है, जिसके अंदर ममता नहीं है, वो भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान से पिघल सकता है। यहाँ पे देखिए एक पिता कैसे अपनी पत्नी के हाथों में एक बच्चा है उसके, तो उसका एक बेटा जो है उसको कितना प्रेम से उसकी उंगलियों को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है, उसकी मुस्कान को देख रहा है और महसूस कर रहा है उसके पहले स्पर्श को। देखिए आगे कर, छू गया। अब वो देखिए उसी बात को जो मैं बोल रहा था आपको पहली पंक्ति में उन्होंने लिख दिया, छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल। कह रहा है कि तुम्हारे छूते ही पेड़ शेफालिका के पेड़ से शेफालिका के फूल गिरने लगे। यानी यहाँ देखो मन कहने का मतलब ये है कि मानो मेरे अंदर प्रेम का एक सागर भरा हुआ था। एक पिता कह रहा है मेरे अंदर प्रेम का एक सागर भरा हुआ था और जैसे ही तुमने उसको छुआ, मुझे छुआ, वैसे ही मेरे प्रेम रूपी जो सागर है वो निकल करके बाहर गिरने लगे। बास था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान। लेकिन कह रहा है उसके साथ कहते हैं जैसे नागार्जुन जी कि एक जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो वो पहचान नहीं पाता, वो अपनी माँ से ही हमेशा लिपटा रहता है और किसी नए व्यक्ति को देखता है तो उसको पहचान नहीं पाता। तो वही कहते हैं बास था कि बबूल तुम मुझे पहचान नहीं पाएगी, मैं बास हूँ कि बबूल। यहाँ बास हूँ बबूल का तात्पर्य है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ या कड़वा हूँ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। अब देखो क्या कह रहे हैं कि हे अनिमेष, अपने बच्चे को कह रहे हैं हे अनिमेष क्या तुम मुझे देखते ही रहोगे, अब आंखें फेर लो। क्योंकि बच्चा देखो एक टक देखता रहता है, अगर किसी नए व्यक्ति को देखता है तो पहचानने का प्रयास करता है कि कौन है, इससे मेरा क्या संबंध है, ये क्यों मुझे छू रहे हैं, या क्या मुझसे कहना चाहते हैं, या क्या मुझे देना चाहते हैं। ये कई सवाल उसके मन में उठते रहते हैं। तो उसी पे कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्या तुम मुझे देखते ही रहोगे, थक गए हो, तुम्हारी आंखें थक गई, आँख लूँ मैं फेर। अब मुझे लगता है मुझे अपनी आंखें तुमसे हटानी पड़ेगी, मुझे वहाँ से हटना पड़ेगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। देखो अब वो बात कह दिया। एक पिता अपने बेटे से कहता है, अपने मन की जिज्ञासा नागार्जुन जी प्रस्तुत कर रहे हैं एक पिता की। कहते क्या हुआ, पहली बार बच्चा जन्म लिया है, मैंने उसको पहली बार देखा और वो एक टक देख रहा था, मैंने अपनी नज़रें हटाई उससे, क्या हुआ उसने मुझे पहचाना नहीं कि मैं ही उसका पिता हूँ। जिसने उसको लिया अपनी गोद में उसकी माँ है और मैं ही उसका पिता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार यदि जान ना पाए तो क्या हुआ, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती तो आज मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब देखो नागार्जुन जी कहते हैं यहाँ पे एक स्त्री के सम्मान को भी नागार्जुन जी ने प्रस्तुत किया, साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया है कि स्त्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कहते हैं कि एक पिता कहता है कि यदि तुम्हारी माँ न होती, कहने का मतलब यदि तुम्हारी माँ एक माध्यम न होती तो शायद ही मैं तुम्हें देख पाता, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख पाता। तो यहाँ नागार्जुन जी अपनी कविता के माध्यम से स्त्रियों के सम्मान की भी बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखें। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, मैं न तुम्हें देख पाता ना ही तुम्हें समझ पाता, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को।
धन्य तुम माँ भी धन्य तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कहते हैं तुम भी धन्य हो जो तुम ऐसी माँ के कोख से जन्म लिए हो, और तुम्हारी माँ भी धन्य जिसने तुम जैसे बच्चे को जन्म दिया। चिर प्रवास, चिरंजीवी प्रवासी, यानी तुम कई वर्षों तक जीवित रहो। मैं इतर मैं अन्य, मैं तो अलग हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर। कहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। पिता कहता है कि हे बेटे, मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, मैं बाहर का हूँ, क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ। तो इस अतिथि से तुम्हारा वार्तालाप कैसा रहा, क्या तुमने महसूस किया, क्या तुमने पाया। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, माँ की उंगलियां तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी का मार मतलब आंखें बार बार खोलना बंद करना। और होती जब की आंखें चार, आंखें मतलब नज़रें छुपा करके देखना। और होती जब की आंखें चार, और जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखें यानी पिता की आंखें बेटे या बेटी की आंखों, बच्ची की उस नवजात शिशु की आंखों से एक हो जाती, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। फिर तुम्हारे चेहरे पे एक दंतुरित मुस्कान आ जाती, दूध के दांतों वाली। जब तुम अपने होठों को खोलते हो तो तुम्हारे दूध के दांत मधुर मुस्कान के साथ दिखाई देने लगते थे, और वो छवि जो है मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराती है। अपने पिता होने का गर्व मैं महसूस करता हूँ। तो ये था दंतुरित मुस्कान से। दूसरा जो है फसल से है, इसको देख लेते हैं। एक के नहीं, अब इसका अगर संदर्भ लिखना हो पहले वाले का तो कैसे लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग द्वितीय के या दंतुरित मुस्कान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में नागार्जुन जी ने एक नवजात शिशु की मुस्कान का वर्णन किया है, और पिता के एक व्यक्ति के पिता बनने का जो गर्व पिता बनने के बाद जो उसे गर्व महसूस होता है अपने बच्चे को लेकर के, उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। दूसरा में कह रहे हैं फसल में, इसको लिखना। पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं। देखो इसका संदर्भ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग द्वितीय के फसल नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता नागार्जुन जी। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में नागार्जुन जी ने फसलों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि फसल कैसे उत्पन्न होती है, उसमें कितना परिश्रम लगता है, कितनी मिट्टी का स्पर्श होता है, कितने जल की वर्षा की बूंदें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। व्याख्या देखते हैं इसका। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कहते हैं कोई फसल अगर बढ़ती है, उगती है, और उसको हम काटते हैं तो इतनी आसानी से नहीं हो पाती। उसमें एक पानी नहीं, कई नदियों के पानी का स्पर्श है, जादू है उसमें। कई नदियों के जो जल उसको मिलता है वो कई नदियों से निकल कर आया हुआ है। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। देखो जैसे कहते हैं, आपने देखा होगा इस समय धान की फसल की बुआई हुई थी अभी कुछ समय पहले, अभी नियर अबाउट 1 मंथ हुए हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि फसल की बुआई से पहले कितने लोग खेतों में काम करते हैं, धान की फसल के लिए उसको बनाते हैं, सिंचाई करते हैं, जुताई करते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर उसमें फसल बीज लगाते हैं, उसके बाद उसमें छिड़काव करते हैं। तो इसी तरीके से कई सारे लोगों का स्पर्श होता है। तो कह रहे हैं एक के नहीं दो के नहीं, एक नहीं दो नहीं, कई लाखों लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। बहुत सारे हाथों ने स्पर्श किया है फसल को। एक के नहीं, एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, यानी एक खेत की मिट्टी में कई सारी मिट्टियाँ मिली होती हैं। आपने देखा होगा आपके ग्रामीण क्षेत्र में कई बार आप मिट्टियाँ बदलवाते हैं अपने खेतों की, अपनी खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ये कहते हैं एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। जैसे कोई फसल होती है, जैसे गेहूं की, अब धान की फसल, ये धान की फसल हर प्रदेश से इकट्ठा होगी। उत्तर प्रदेश से होगी, महाराष्ट्र से होगी, हरियाणा से होगी, पंजाब से होगी, पश्चिम बंगाल से होगी। सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो बिहार से होगी, तो ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य से होगी, उत्तर राज्य से होगी, दक्षिण राज्य से होगी। तो हर जगह से फसल इकट्ठा होगी। हर जगह की मिट्टी अलग होती है, कहीं काली मिट्टी होगी, कहीं दोमट होगी मिट्टी होगी,
तो कहीं चिकनी कहीं बलुई मिट्टी होगी। तो इस तरह की मिट्टियाँ, अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं, तो फसल तैयार होती है अलग अलग मिट्टी में। यही कहने का मतलब 2 की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी, हजारों खेतों की मिट्टियों से मिलकर के गुणधर्म से फसल तैयार होती है। फसल क्या है? कहते हैं फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वो कहते हैं और कुछ नहीं है, ये जो सिंचाई हो रही है नदियों से, जो जल इसको मिल रहा है, इसी से ये बढ़ रहा है, इसी का जादू, इसी का स्पर्श, हाथों के स्पर्श की महिमा है। हम हाथों से जो मेहनत करते हैं, यानी धरती का सीना चीर करके हम उसमें बीज बोते हैं और उस बीज को हम फसल के रूप में पैदा करते हैं। तो ये हमारे खून पसीने की कमाई है, ये हमारे स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, ये मिट्टी की गुणवत्ता का ही प्रतीक है। जो फसलें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, इन सब मिट्टियों की सुंदरता है, इनकी अपनी पराकाष्ठा है, जिसके माध्यम से हमें फसलों की गुणवत्ता प्राप्त हो रही है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और जो सूर्य से ये रोशनी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे फसलें बढ़ रही हैं, प्रतिदिन अपने दैनिक कार्य को कर रही हैं, ये सूर्य की किरणों का ही प्रतीक है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और ये हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। सिमटा हुआ संकोच का मतलब कुछ कह ना पाना, अपने भाव को व्यक्त ना कर पाना। तो वैसे ही फसलें अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आ रही है अपनी बातों को रखने में, उन्हें लज्जा आ रही है। क्यों? क्योंकि सिमटा हुआ संकोच हवा का, क्योंकि हवा का जो ये छूना है बार बार, ये उनको संकोच की भावना उनके मन में पैदा कर रहा है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे, उसमें हम नया चैप्टर देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।